प्यारे बच्चों, आज हम देख रहे हैं बीकॉम थर्ड ईयर फाइनल अकाउंट ऑफ कंपनीज एंड मैनेजर रेम्युनरेशन। ये एक नया चैप्टर है। कंपनियों के अंतिम खाते यानी फाइनल अकाउंट कैसे तैयार होते हैं और प्रबंधकीय पारिश्रमिक। तो इस चैप्टर में दो हिस्से हो गए, एक फाइनल अकाउंट्स का और एक मैनेजरल रेम्युनरेशन का। फाइनल अकाउंट बच्चों, आप लोग जब पहली बार अकाउंट स्टार्ट करते हैं उस दिन आप फाइनल अकाउंट देखते हैं और वो फाइनल अकाउंट में आप बैलेंस शीट और P&L बनाना सीखते हैं, लेकिन वो होता है सोल एंटरप्रेन्योरशिप के लिए और पार्टनरशिप के लिए। ये है फाइनल अकाउंट ऑफ द कंपनीज। कंपनियों का फाइनल अकाउंट कैसे तैयार किया जाता है, उसका फॉर्मेट कैसा होता है। तो इस मामले में आप लोगों को बिल्कुल ये स्पष्ट समझ लेना चाहिए कि जो कंपनी एक्ट है उसमें बहुत स्पष्ट बताया हुआ है कि आपको किस तरीके से अपने फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करने हैं। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि कंपनियों में बहुत सारे शेयर होल्डर्स होते हैं, पब्लिक का पैसा लगा हुआ होता है, तो उसमें जितने भी कंपनी लॉज हैं उसको फॉलो करते हुए बनाना होता है। उसके दो मुख्य कारण हैं। पहला कारण कि पब्लिक को, जिन्होंने पैसा लगाया है, जिसको हम इन्वेस्टर बोलते हैं, उन इन्वेस्टर को सारी सूचनाएं अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। पहला ऑब्जेक्टिव ये है। दूसरा ऑब्जेक्टिव ये है कि जितने भी कंपनियों के अकाउंट्स बनते हैं वो अप टू द स्टैंडर्ड्स हो। भारत की जितनी भी कंपनियां हैं उनके सबके अकाउंट्स एक ही तरीके से, एक ही फॉर्मेट पे समानता हो, जिसको हम स्टैंडर्डाइजेशन बोलते हैं, कि एक जैसे हो। और अब चूंकि हमने कहा कि जो कंपनी एक्ट 2013 है, आज हमारे अकाउंट्स का जो स्तर है वो लगभग, ये समझ लो आगे पूरे विश्व में जैसे बैलेंस शीट बनती है ना, वैसे ही अपनी ही बैलेंस शीट। तो ये सिमिलरिटी है। दो मेन पर्पस होते हैं कि हम कंपनी अकाउंट्स में फाइनल अकाउंट्स कैसे प्रिपेयर करें, वो कैसे दिखेंगे। और मैंने आपसे कहा कि जितनी भी कंपनियां हैं उनके सब के फाइनल अकाउंट एक जैसे ही दिखेंगे, एक जैसे ही होंगे। इससे फायदा देखने वाले को क्या होता है, कंपेरेटिबल हो जाता है, आप आपस में कंपेयर कर सकते हैं। दूसरा, एक बार बैलेंस शीट देखना समझ में आ गया तो हर कंपनी की एक जैसी ही बनेगी, तो अपने लिए सुविधा है कि एक बार समझा तो सारी कंपनियों की एक जैसी चेक करके देख सकते हैं। ये दो बहुत महत्वपूर्ण पार्ट होता है। इसलिए फाइनल अकाउंट ऑफ कंपनीज में हम फाइनल अकाउंट सीखते हैं। उसका एक फॉर्मेट दे रखा है, उसी फॉर्मेट से होता है, उसमें बदलाव नहीं किया जा सकता। तो देखो, आज अपने देख रहे हैं, सबसे पहले हमें ये चीज समझनी पड़ेगी कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट शब्द आता है तो कंपनियों के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या क्या चीजें इंक्लूड की जाती है। तो कंपनी एक्ट 2013 अंडर सेक्शन 240 इसके अंतर्गत बताया हुआ है कि आप फाइनल जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसमें बैलेंस शीट रखेंगे, P&L अकाउंट रखेंगे, कैश फ्लो स्टेटमेंट रखेंगे, स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी यानी शेयर कैपिटल में जो आपने बदलाव किया उसका भी एक स्टेटमेंट होगा। और उसके बाद में लास्ट आपका है नोट्स टू अकाउंट फॉर ऑल अबव स्टेटमेंट। ये ऊपर जितने भी स्टेटमेंट थे उनका नोट्स टू अकाउंट यानी ये डिटेल पार्ट होता है। क्या होता है? डिटेल। ये यहाँ पे तो फॉर्मेट से चलते हैं, लेकिन इसकी भी जैसे बैलेंस शीट का फॉर्मेट हम देखेंगे, फिर उसका डिटेल देखना चाहें तो वो डिटेल जो है वो नोट्स टू अकाउंट्स होता है। ये तो पांच चीजें मिलकर आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनती है, जिसमें चार स्टेटमेंट है और पांचवा क्या है, डिटेल ऑफ ऑल स्टेटमेंट्स है। समझ में आता है मेरे बच्चों? तो ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट होता है। अब हम आते हैं बैलेंस शीट की तरफ। शेड्यूल 13 थर्ड जो है उसका सेक्शन 129 ये हमें बताता है जनरल इंस्ट्रक्शन फॉर द बैलेंस शीट एंड P&L। बैलेंस शीट और P&L के जनरल इंस्ट्रक्शन यानी कैसे बनने चाहिए, उनमें क्या क्या बातें इंक्लूड होनी चाहिए, और उसी के आधार पे हमारा बैलेंस शीट का फॉर्मेट आज हम देख रहे हैं। बैलेंस शीट का पार्ट 1 जिसको हम बोलते हैं वो ये आपका ये है। पार्ट 1 इसलिए बोलते हैं क्योंकि पार्ट 2 क्या होता है, नोट्स टू अकाउंट, डिटेल और होती है। तो बच्चों, बैलेंस शीट फर्स्ट जो फॉर्मेट है वो कैसा दिखेगा, किस तरह से होता है, कंपनियों में किस तरह से ये रिप्रेजेंट होता है, वो आप इसमें देख रहे हैं। पार्ट 1, कंपनी, नेम ऑफ द कंपनी यहाँ पे आ जाएगा, XYZ लिमिटेड, जो भी कंपनी है उसका नाम। बैलेंस शीट एज एट, तारीख आ जाएगी, तो हम जैसे यहाँ लिखते हैं 31 मार्च 2022
तो ये उसकी डेट हो गई। तो ये जब भी, और रुपीज इनमें लैक्स भी हो सकता है, थाउजेंड्स भी हो सकता है, मिलियन भी हो सकता है, बिलियन भी हो सकता है। तो वो किस में है वो अपने को यहाँ पे लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो इन लैक्स और इन करोड्स ये डिपेंड करता है कंपनी की संख्या कितनी बड़ी है। एक बहुत बड़ी कंपनी है तो करोड़ में भी हो सकता है, मिलियन में भी हो सकता है, बिलियन में भी हो सकता है। छोटी कंपनी है तो वो लैक्स में हो सकती है। ठीक है, अब आगे, तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है जो हमें किसी भी कंपनी की बैलेंस शीट देखते हैं तो नोटिस में ऊपर ही ऊपर ये देख लो कि वो क्या चल रहा है। उसके बाद में अब आप देखो इसमें कॉलम क्या बनता है। पहला कॉलम पर्टिकुलर का है, दूसरा है नोट नंबर। हम जो डिटेल लेते हैं, जैसे मान लो शेयर कैपिटल है, तो शेयर कैपिटल के लिए हमने नोट 1 लिया है, तो यहाँ 1 लिखेंगे। और यहाँ पे क्या लिखा है, एज एट 31 मार्च 2022, तो ये क्लोजिंग हो गया। और यहाँ क्या लिखा है, 31 मार्च 2021, तो ये पिछले साल का क्लोजिंग यानी ओपनिंग हो गया इस साल के लिए, और ये हो गया क्लोजिंग बैलेंस। तो ये करंट ईयर है और ये लास्ट ईयर है। क्या है बच्चों, करंट ईयर और लास्ट ईयर दोनों एक साथ दिए हुए होंगे हमेशा, ताकि पिछले से इस साल कंपेयर हाथों हाथ कर सके, भाई पिछला कितना था, इस बार कितना है। तो उससे एक इन्वेस्टर को तुरंत पता चलता है चेंज क्या हुआ है, तो इसलिए होता है। अब यहाँ पे जैसे मान लो हमने लिखा 50,000 और यहाँ पे लिखा हुआ है आपके 50,000, और ये यहाँ पे है इन लैक्स ऑफ रुपीज। अब 50,000 लैक्स हो गया वो, तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, इसको भी समझना होता है। अब जैसे यहाँ पे सिर्फ अमाउंट लिखी है हमने, अब कोई व्यक्ति ये जानना चाहता है कि इसकी डिटेल, ये 50,000 कैसे आया, 50,000 कैसे आया, तो वो आप किस में सर्च करेगा, उसे नोट 1 में देखेगा। नोट 1 किसका डिटेल है, शेयर कैपिटल का डिटेल। तो उसमें पूरी डिटेल उस शेयर कैपिटल में कितने शेयर थे, क्या था, कितना कितने रुपए वाले शेयर्स थे, कितना अभी तक मांगा गया है, कितना प्राप्त हुआ है, कितने सब्सक्राइब्ड हैं, कितने ऑथराइज्ड हैं, तो वो सारी कैपिटल की डिटेल इसमें मिलेगी। तो ये नोट्स टू अकाउंट। अब जैसे रिजर्व है उसका हमने नोट लिया सेकंड, तो यहाँ पे केवल संख्या आएगी, ठीक है ना, यहाँ पे केवल क्या आ जाएगी, संख्या आ जाएगी। उसकी डिटेल यदि आप देखना चाहते हो तो नोट्स टू अकाउंट का पार्ट 2 देखिए। तो ये इसका एक फॉर्मेटिंग का तरीका होता है, समझ में आ रहा है बच्चों। अब इसमें आप देखो कौन कौन सी हेडिंग्स आती है। सबसे पहली जो हेडिंग आपके बैलेंस शीट में हमें दिखाई देती है वो है आपके ये इक्विटी एंड लायबिलिटी, सबसे पहले। और इसे फर्स्ट लिखा है, देखो इसमें इक्विटी एंड लायबिलिटी। अब इसमें नंबर 1 शेयर होल्डर्स फंड, नंबर 2 शेयर एप्लीकेशन मनी और पेंडिंग अलॉटमेंट, नंबर 3 नॉन करंट लाइबिलिटीज, यानी जिसको हम फिक्स लाइबिलिटीज बोलते हैं, जिसमें लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स है, डेफर्ड टैक्स है, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज है, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस है ये। और चौथा है करंट लाइबिलिटीज। ठीक है ना, तो ये 4 हेडिंग हुई। उसमें आप देखो ABC, ABCD, ABC ऐसे लिखते हैं। फर्स्ट में 1 में A, तो ये कैटेगरी उसकी वैसे बनती जाएगी। करंट लाइबिलिटीज में देखो A, B, C और D 4 पार्ट कर दिए। तो कुल मिला के बात वही है, लेकिन अब आप कोई भी कंपनी उठाएंगे ना उसमें यही फॉर्मेट आपको मिलेगा इसी क्रम में। यानी अगर कोई कंपनी अपनी बैलेंस शीट में शेयर फंड दिखाएगी तो वो नंबर 1 पे होगा, उसमें भी ABC इसी क्रम में होंगे, शेयर कैपिटल, रिजर्व और वारंट्स। फिर उसके बाद में सेकंड है शेयर एप्लीकेशन मनी एंड पेंडिंग अलॉटमेंट, अगर कोई पेंडिंग है तो वो यहाँ आएगा। नॉन करंट लाइबिलिटीज पहले आएंगे और उसके बाद में करंट लाइबिलिटीज आएंगे, उनका भी सीक्वेंस इसी क्रम में रहेगा। मेन चीज अपने को यही चीज समझनी है कि यही फॉर्मेटिंग रहेगी। अब 10 कंपनियों की आप उठाओगे तो 10 के 10 में एक ही सीक्वेंस में वो सारा अपने को देखने को मिलेगा। ठीक है, उसके बाद में करंट लाइबिलिटीज हुई, टोटल यहां आ गई किसकी, फर्स्ट पार्ट की। फर्स्ट कौन था, कैपिटल एंड लाइबिलिटी हेडिंग था ना, उसकी टोटल यहां आ जाएगी, ये फर्स्ट की टोटल। उसके बाद में देखो सेकंड हेडिंग शुरू हो जाती है। सेकंड कौन है, एसेट्स। और एसेट्स में क्या क्या चीजें आएंगी, नॉन करंट एसेट्स 1 नंबर, उसमें ए है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, उसमें आपके फर्स्ट है टेंजिबल, इनटेंजिबल, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस और इनटेंजिबल एसेट्स। आगे देखते हैं,
अगले पार्ट में आपके आ जाता है बी, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, ये उसी का ही चल रहा है ना, डेफर्ड टैक्स, ये सारा क्लियर। फिर आता है करंट एसेट्स। तो ऊपर कौन सा था, नंबर 1 कौन सा था, यहां पे देखें नॉन करंट एसेट्स, और अब कौन सी है, करंट एसेट्स, जिसको हम पहले फिक्स एसेट्स बोलते थे, फिक्स लाइबिलिटीज बोलते थे, करंट एसेट्स करंट लाइबिलिटीज बोलते थे, उसको नॉन करंट शब्द यूज करने लगे। तो करंट एसेट्स में कौन कौन आया, इन्वेस्टमेंट, स्टॉक, डेटर, कैश, शॉर्ट टर्म लोन एंड करंट एसेट्स। उसके बाद में नीचे कंटीजेंट लाइबिलिटीज आती हैं, कंटीजेंट लाइबिलिटीज एंड कमेंट्स, ये सारा आपका होगा आगे, अभी समाप्त नहीं हुआ है। सी, ये यहाँ पे नोट्स टू फाइनेंशियल अकाउंट हो गया, और ये भी ठीक है, बिहाफ ऑन द बोर्ड, बोर्ड के बिहाफ पे है। ऑडिटर्स रिपोर्ट, यहाँ पे ऑडिटर्स की रिपोर्ट यानी सीए जो होता है उसका, फर्म रजिस्ट्रेशन नंबर उसका, ये कौन है, चार्टेड अकाउंटेंट सीए, वो हर एक में होगा। डायरेक्टर और डायरेक्टर, यहाँ पे उनके साइन होंगे ऑन बिहाफ ऑफ, और ये आपके ऑडिटर्स रिपोर्ट उसमें अटैच्ड होगी। और उसके बाद में शुरू होंगे नोट्स, नोट्स टू अकाउंट। ठीक है बच्चों, बैलेंस शीट का फॉर्मेट समझना है। एग्जाम में कई बार केवल यही प्रश्न पूछ लिया जाता है कि फाइनल अकाउंट ऑफ द कंपनी कैसे तैयार किए जाते हैं। तो आप लोगों को उसमें बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करना होता है, केवल ये बताना होता है कि भाई फाइनल अकाउंट में ये चीज़ें आती हैं। उसके बाद में सेकेंड पार्ट उसका शुरू होता है कि उसका फॉर्मेट ये है, उसके अंतर्गत बैलेंस शीट ये बनती है। तो ये जैसे अभी आपने ब्लैंक फॉर्मेट देखा था ना, ये फॉर्मेट ही केवल उसमें उतारना होता है, वैसे ये आंसर हो गया उसका। तो प्रैक्टिकल की तरह ही हो गया ये क्वेश्चन। अब उसके बाद में अपने आता है नेक्स्ट पार्ट, वो है आपके नोट्स टू अकाउंट। जो ऊपर हम नंबर 1 2 3 डालते हैं, तो उनका नोट्स टू अकाउंट कैसे प्रिपेयर होता है। तो अब आप देखो नोट्स टू अकाउंट में भी एक टेबल ही बन रही है, पर्टिकुलर 2022 और 2021, करंट ईयर और लास्ट ईयर, सही है। नोट्स टू अकाउंट में नोट 1, अब जैसे अपने सवाल करते हैं तो वर्किंग नोट नंबर डालते हैं, वर्किंग नोट नंबर 1 और उसको वहां पे लिख दे, तो वही बात होती है। तो शेयर कैपिटल, अब आप देखो शेयर कैपिटल के उसमें यहाँ पे ऑथराइज्ड कैपिटल कितने है वो बताना है, इशूड कैपिटल इतनी थी इतने रुपए से है, सब्सक्राइब इतनी थी इतने से है, लेस ये सारा करके फाइनल आंसर इसने निकाला कि 99,795। ये कहाँ लिखा होता है, ये ऊपर बैलेंस शीट में लिखा होगा, केवल ये अमाउंट और लिखा होगा नोट नंबर 1। अब आप इस 1 की डिटेल जानना चाहते हो तो आप यहाँ आ जाओ, ये इस तरीके से, और ये पार्ट 2 हो जाता है एक तरीके, सही है ना, कि पूरी डिटेल में आपको मिलेगा। अब उसके बाद में सेकंड नोट, सेकंड किसके लिए था, रिजर्व एंड सरप्लस। अब आप देखो वहां से जो सीक्वेंस तय थी वो ही यहाँ सीक्वेंस में चलता है। अब उसमें कैपिटल रिजर्व आ जाएगा, सिक्योरिटी प्रीमियम आ जाएगा, और नेगेटिव बैलेंस यानी लॉस या कुछ अगर भी है तो वो भी इसमें आपके आ जाएगा। फिर नोट थर्ड किसके लिए था, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स के लिए था। तो वो नोट्स मतलब डिटेल हो गई। अब लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में आपके सिक्योर्ड कितना है, अनसिक्योर्ड कितना है, वो आ जाएगा। नोट 4 शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स आ जाएंगे। फिर उसके बाद में नोट 5 ट्रेड पेएबल्स जिसमें हम क्रेडिटर्स लेते हैं वो आ जाएगा। नोट 6 अदर करंट लायबिलिटीज आ जाएगी। सही चल रहा है बच्चों, समझ में आ रहा है ना। फिर नोट 7 शॉर्ट टर्म प्रोविजंस आ जाएंगे या अदर कुछ है तो। एक तरीके से आप समझे यहां डिटेल है और वहां पे समरी है, सही है ना। नोट 8 टेंजिबल एसेट्स, टेंजिबल एसेट्स में आपके फिक्स एसेट्स लेस डेप्रिसिएशन, तो उसकी डिटेल। अब वहां पे केवल ये अमाउंट लिखी हुई होती है, ये डिटेल आपको यहां आके देखनी पड़ेगी कि कैसे आई है। उसी तरह से नॉन करंट एसेट्स में यहाँ पे आपके जो भी है वो यहाँ लिखा हुआ है। तो एक तरीके से एक फॉर्मेट है कि ये इस तरीके से रहना। अब आता है भाग सेकंड, किसका भाग सेकंड है ये, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का भाग सेकंड। पहला भाग तो था बैलेंस शीट और दूसरा भाग हो गया P&L। तो ये आपके है सेकंड पार्ट, अनुसूची के अंतर्गत लाभ हानि का विवरण प्रारूप। सेकंड पार्ट फॉर्म ऑफ P&L स्टेटमेंट अंडर। अब P&L अकाउंट शब्द हटा के उसने क्या नाम कर दिया यहाँ पे,
स्टेटमेंट, पी एंड एल अकाउंट नहीं बोल के आप उसको स्टेटमेंट बोलते हैं। आगे देखें, ये आपका पी एंड एल स्टेटमेंट का फॉर्मेट आ गया। ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बहुत बदला हुआ है। बैलेंस शीट तो हमेशा ही ऐसी होती थी, बस वो अपने वर्टिकल फॉर्मेट में हो गई, उसमें ज़्यादा बदलाव नहीं है। पर पी एंड एल अकाउंट में बहुत बदलाव है। देखो, पी एंड एल अकाउंट में सबसे पहले हेडिंग से स्टार्ट करते हैं। कंपनी का नाम यहाँ आ जाएगा। कंपनी के बाद नाम के बाद में पार्ट सेकेंड ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है? स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल फॉर द ईयर एंडेड। तो जो पी एंड एल अकाउंट हुआ करता था वो समाप्त हो गया, अब है स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल। क्या है? स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल। और फॉर द ईयर एंडेड, जो भी ईयर आपका एंडेड है, जैसे 2022 है तो उसके लिए हो जाएगा। और रुपीज इन, मैंने ये कहा ये इंपॉर्टेंट होता है यहाँ पे कि ये किस में चल रहा है, लैक्स में चल रहा है, मिलियन में है, बिलियन में है, करोड़ में है, जो भी है वो देखना होता है। अब आपके इसमें देखो 4 कॉलम है, पर्टिकुलर, नोट नंबर, पिछला करंट ईयर और प्रीवियस ईयर। सही है ये बात। फर्स्ट पार्ट इसमें आता है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, नोट 1, और यहां अमाउंट आ जाएगी। रेवेन्यू का मतलब होता है इनकम, पैसा कहां कहां से आया। सही है ना? तो इनकम कहां से आई वो नोट 1 में आएगा। सेकंड, अदर इनकम, अन्य जितनी भी है वो यहाँ पे नोट 2 में आ जाएगी। अमाउंट उसकी यहाँ और यहाँ लिख देंगे। टोटल रेवेन्यू, कितना पैसा आया, तो वो आपके 1 + 2 हो जाएगा यहाँ पे। कोई दिक्कत प्यारे बच्चे? तो 3 आ गए, 1, 2 एंड 3। फोर्थ है एक्सपेंसेस। अब आप जैसे रेवेन्यू की टोटल जानना चाहते हो तो 1 देखना पड़ेगा नोट, इसकी डिटेल देखना चाहते हो तो 2 नोट देखना पड़ेगा, टोटल यहाँ पे हो ही जाती है। एक्सपेंसेस में वापस यहाँ से शुरू हो जाता है, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, नोट 3, परचेज ऑफ स्टॉक, नोट 4, चेंज इन इन्वेंट्रीज, तो फिनिश गुड्स, WIP और ट्रेड, ये आपके 5th, 6th, 7th, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस 8, फाइनेंशियल कॉस्ट 9। अब ये सारे किस में आ रहे हैं? चौथी हेडिंग एक्सपेंसेस में आ रहे हैं। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है प्यारे बच्चों, फॉर्मेट के पॉइंट ऑफ व्यू से। कोई दिक्कत इसमें? यहाँ पे अमाउंट आएगी केवल, और इसकी डिटेल आप उसके नोट्स में देखेंगे। आगे आगे डेप्रीशिएशन यहाँ आ जाएगा, नोट आगे का नंबर जो भी है वो नोट नंबर यहाँ पे आ जाएगा। अदर एक्सपेंसेस और टोटल एक्सपेंसेस दोनों आ गए। अब क्या है? 5th पॉइंट, प्रॉफिट बिफोर एक्सेप्शनल एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम एंड टैक्स। और वो कैसे आया? 3 में से 4th घटाया तो 5th आ गया। 3rd - 3 - 4 = 5 होता है। तो 5वां ये जो हेडिंग है वो हो गया प्रॉफिट बिफोर टैक्स हो गया। सही है। फिर आता है 6ठा पॉइंट, एक्सेप्शनल आइटम्स। कुछ ऐसे खर्चे जो हमेशा अपने बैलेंस शीट में नहीं होते, एबनॉर्मल जिसको हम बोलते हैं, तो वो यहाँ पे इसमें लिखे जाएंगे, उसका नोट आगे नंबर आता जाएगा। फिर इसको घटाने के बाद 7th पॉइंट आता है प्रॉफिट बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम एंड टैक्स, उसको आपने घटाया तो ये आपके हमने यहाँ पे एबनॉर्मल पार्ट हटा दिया था। ये 5th - 6th किया तो 7th आ गया, 5 - 6 तो 7 आ गया। ठीक है। फिर उसके बाद में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम वो घटाने हैं, तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम घटाने के बाद में आता है प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब आप देखो 3 चीजें थी, प्रॉफिट बिफोर क्या था? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, एक्सेप्शनल, तो एक्सेप्शनल को EX लिख देता हूं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी को आपके यहां लिख देता हूं, और एक आपके था टैक्स। 3 चीजें घटानी थी ना, पहले ये घटाते हैं तो बिफोर किसके हो गया? इन दोनों के। फिर इसको घटा देते हैं तो बिफोर क्या हो जाता है? इसके। इसका मतलब ये तो 3 स्टेप में वो घटा रहा है। सही है ना? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी घटाता है, एक्स्ट्रा और आपके एक्सेप्शनल घटाता है, दोनों अलग अलग हो गए। प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गया।
ये क्रम चलेगा इसी क्रम में। अगर नील है तो आप उसको नील लिखेंगे, पर फॉर्मेट वही रहेगा, बस बात ये है। टैक्सेस घटाएंगे तो टैक्स में करंट टैक्स और डेफर्ड टैक्स। करंट टैक्स मतलब इस साल का होता है। डेफर्ड टैक्स में कुछ बार गवर्नमेंट क्या करती है कि वो ये कहती है कि आपका जो टैक्स लायबिलिटी है उसको आगे आने वाले सालों में धीरे धीरे चुका देना, तो वो टैक्स लायबिलिटी डेफर्ड टैक्स कहलाता है। डेफर्ड शब्द का मतलब ही है रुक रुक के दे देना, ठीक है ना। आगे, अब ये आपने टैक्स घटा दिया तो क्या आएगा? 11th पॉइंट क्या? प्रॉफिट या लॉस फॉर द पीरियड फ्रॉम कंटिन्यूइंग ऑपरेशन। ऑपरेशन से रिलेटेड पार्ट सारा आ गया जिसमें हमने टैक्स भी घटा दिया है। अब क्या है? प्रॉफिट एंड लॉस फ्रॉम डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन और टैक्स एक्सपेंसेस ऑफ डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन। डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन मतलब बिना, देखो दो चीज हैं। ऑपरेशन का मतलब होता है कि जो हम बिजनेस से रिलेटेड जो काम कर रहे हैं उनसे रिलेटेड सारे खर्चे, उसके टैक्स सब घटा दिए। अब कुछ होते हैं जो हमारे बिजनेस के अलावा है। अब आप कहोगे सर बिजनेस में बिजनेस के अलावा क्या होता है? जैसे मेरे पास 10 लाख रुपए थे, मैंने अपने बिजनेस में उसको खर्च किया तो वो ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर हो गया। लेकिन मेरे बिजनेस से मैंने पैसे उठाए और किसी और कंपनी में इन्वेस्ट कर दिए तो वो क्या हो गया? बिजनेस का नहीं है, वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो गया, अलग से हो गया। तो बिजनेस में कई बार क्या होता है, कंपनियां क्या करती हैं, अपने पास जो पैसा होता है वो अपने बिजनेस में तो लगाती ही हैं, साथ में वो क्या करती है अपने एक्स्ट्रा पैसे को कहीं और इन्वेस्ट कर देती है। और कहीं और इसने इन्वेस्ट किया तो वहां से इनकम मिलेगी, तो वो बिजनेस, वो इनकम ऑपरेशनल इनकम होगी या नॉन ऑपरेशनल इनकम होगी? तो उसका आंसर होगा सर वो नॉन ऑपरेशनल होगी, क्योंकि ऑपरेशनल का मतलब अपने बिजनेस में पैसा खर्च करना और इनकम कमाना। तो ऑपरेशनल इनकम एंड एक्सपेंडिचर हो गए। अब वो जिसमें हमने बाहर की तरफ कुछ कर रखा है तो वहां पे भी इनकम हो रही है, तो वो नॉन ऑपरेशनल इनकम और नॉन ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर हो गए। तो ये इसमें आपके आ जाता है। फिर उसके बाद में प्रॉफिट के, ये आ गया प्रॉफिट। फिर प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द पीरियड, तो ओवरऑल उस पीरियड का प्रॉफिट एंड लॉस आ जाएगा। फिर उसके बाद में अर्निंग पर इक्विटी शेयर, उसके बाद में उसको क्या करना है, इक्विटी शेयर जो है उसमें पर शेयर कितना आता है वो यहाँ पे आ जाएगा। अर्निंग कितनी हुई, बेसिक और डाइल्यूटेड। बेसिक का मतलब वास्तविक अर्निंग हुई कितनी, और डाइल्यूटेड मतलब अब हमने उनको दे दिया है तो कितना हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, वो इसमें आ जाता है। इसमें भी वही सेम नोट्स आपको देखना है, इनकी डिटेल यदि जानना चाहते हो तो नोट्स देखो। उसके बाद नीचे वापस वही सेम फॉर्मेट है, ऑडिटर्स रिपोर्ट होगा। सीए क्यों इंपॉर्टेंट होता है वो हर बार आप समझ रहे हैं। हर बैलेंस शीट के नीचे साइन जो है वो किसके होंगे, चार्टर्ड अकाउंटेंट और उसका फर्म का रजिस्ट्रेशन नंबर होगा, डायरेक्टर के सिग्नेचर इधर होंगे, तो सब कुछ उसकी लायबल होता है। ये पार्ट आपके आता है। तो हमने इसमें दोनों चीजें देखी, कौन कौन सी? हाँ, आ रहे हैं बच्चों। एक तो बैलेंस शीट और एक पी&एल। दोनों के फॉर्मेट हमने देखे, ये दोनों फॉर्मेट आपको समझ में आए होंगे। बेसिक है, किताबों में आपके दे रखे हैं तो आप उनको वापस स्टडी कर सकते हैं, उसको लिखने की आवश्यकता नहीं है। पर हाँ, एक अंडरस्टैंडिंग हमारे दिमाग में होनी चाहिए कि कोई भी चीज अब कैसे लिखी जा रही है। अंतर है बच्चों इसमें। अंतर इन सेंस, आपने जो पहले पढ़े हैं, बैलेंस शीट देखी थी, आपने पहले पी&एल अकाउंट सीखा था, वो अकाउंट अब नहीं रहा, स्टेटमेंट बन गया। और स्टेटमेंट में भी उसके दिखने का तरीका अलग हो गया है। तो इसको आप अच्छे से याद करें, और आप एक्सरसाइज के लिए एक काम कर सकते हैं कि आप किसी भी कंपनी की बैलेंस शीट उठा के उसको देखें, तो आपको ये भी पता चलेगा कि जो हम किताब में पढ़ रहे हैं तो प्रैक्टिकल में वो कैसे है। ठीक है बच्चों, तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। अगले पार्ट जो इसका सेकंड पार्ट होगा उसमें हम उसके मैनेजरल रेम्युनरेशन के रूल्स देखेंगे।